नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देश इस समय चुनावी रंग में रंगे हुए हैं। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। दरअसल भारत और अमेरिका, एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है तो दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इन दोनों ही देशों में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। अमेरिका में जहां राष्ट्रपति चुनाव की हलचल तेज है, तो वहीं भारत में अभी पिछले महीने 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए और अब महाराष्ट्र और झारखंड, इन 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और इसके साथ ही उपचुनाव भी कई सीटों पर हो रहे हैं। अमेरिका जहां अब भी बैलेट पेपर पर चुनाव करवाता है, वहीं भारत में आज भी इस बात को लेकर बीजेपी और गैर बीजेपी दल आमने सामने हैं कि चुनाव ईवीएम की जगह, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह, फिर से बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी की बातें शुरुआती दिनों से आती रही हैं। हालांकि गड़बड़ी की बात को चुनाव आयोग नकारता आया है और चुनाव की प्रक्रिया को ईवीएम से ही करवाता आगे बढ़ाता रहा है। और इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया में कई ऐसे मसले हैं जिन्हें लेकर चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप भी लगते रहे हैं, और इन्हीं में से एक पिछले दिनों कई सारे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज एक फैसला ऐसा आया है, चुनाव आयोग ने किया है, जिसके बाद ये जो विपक्ष के दावे हैं वो और सही नजर आते हैं। दरअसल आज महाराष्ट्र की डीजीपी, जी हां, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटा दिया गया। ये चेहरा आप देख रहे होंगे, पहचान लीजिए, रश्मि शुक्ला नाम है इनका, और 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं रश्मि शुक्ला जी। और वैसे तो रिटायर हो चुकी थी, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन पर रखा गया था। लेकिन विपक्ष के आरोप थे कि रश्मि शुक्ला बीजेपी के लिए काम करती हैं। विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग करवाने जैसे गंभीर आरोप भी उन पर लगे हुए हैं। विपक्ष लगातार रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग कर रहा था, और विपक्ष की मांग को अब तक चुनाव आयोग नहीं मान रहा था। लेकिन आज अचानक खबर आई कि रश्मि शुक्ला को डीजीपी पोस्ट से हटा दिया गया है। इस फैसले का स्वागत तो कांग्रेस के नेता कर ही रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेता कर रहे हैं। इसके बाद महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें खुद शरद पवार थे, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले कांग्रेस की तरफ से और उद्धव ठाकरे शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस फैसले का स्वागत इन तमाम नेताओं ने किया है। लेकिन चुनाव आयोग से सवाल भी ये नेता कर रहे हैं कि इस कदम को उठाने में आखिर आपने देरी क्यों की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने तो बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर मांग की है कि अब उन्हें किसी और पद पर न रखा जाए। पटोले ने कहा है कि जिस तरह चुनाव आयोग ने झारखंड के डीजीपी को बदला, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को बदला, लेकिन महाराष्ट्र के डीजीपी को बदलने में इतना वक्त क्यों लगा। मैं इतना ही कहूंगा कि रश्मि शुक्ला को चुनाव से संबंधित किसी भी पद पर न बिठाया जाए। यह बात यहां नाना पटोले कह रहे हैं कि मैं इतना ही कहूंगा कि रश्मि शुक्ला को ऐसे किसी भी पद पर न बैठाया जाए चुनाव तक। वैसे चुनाव आयोग ने आज बीजेपी उत्तर प्रदेश की बात, जी हां, उत्तर प्रदेश बीजेपी की बात मानते हुए उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के साथ साथ केरल की 2 में से एक सीट केरल वायनाड जो लोकसभा की सीट है और एक सीट विधानसभा की है, तो 2 में से एक सीट केरल की, पंजाब की 4 सीटें जहां उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूं, और 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उधर उत्तर प्रदेश में। इन सब पर 13 तारीख को चुनाव होने थे, लेकिन 13 की जगह अब 20 नवंबर को चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। इस सूचना के आते ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। आइए जरा अखिलेश यादव के ट्वीट को देखते हैं, क्या कुछ लिख रहे हैं अखिलेश यादव। लिख रहे हैं, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। यह अखिलेश यादव ने लिखा है, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं, और उपचुनाव में भाजपा, जी हां, उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। यह भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे, हारेंगे तो टालेंगे। ये भाजपा की पुरानी चाल है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे।
यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और ये उपचुनाव जो टाला गया है उसके लिए, टाला मतलब इसकी तारीख बढ़ा दी गई है 13 की जगह 19 को। लेकिन मजेदार तथ्य यह है, ये जरा सोचिएगा दोस्तों, कि उसी केरल में 13 तारीख की जगह 20 तारीख को एक चुनाव और दूसरा चुनाव 13 को ही। ये क्या मतलब है? अगर चुनाव आयोग के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हों तो कमेंट बॉक्स में साहब जरा कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका कारण क्या। नहीं समझ में आया मुझे, इसलिए बड़ा गुजारिश है आपसे, विनती है कि जरूर बता दीजिएगा। तो चुनाव आयोग इस मसले पर भी घिरा हुआ है दोस्तों। आप जान रहे हैं जिससे जैसे सवाल उठाए जा रहे हैं। और उधर झारखंड में अपने साथी हिमंता बिस्वा शर्मा का साथ देने आज नरेंद्र मोदी पहुंच गए। नरेंद्र मोदी के अभिन्न मित्र हैं, क्योंकि उन्होंने एक सीएम को असम से हटाकर इनको सीएम बनाया, तो समझ सकते हैं कितने अभिन्न होंगे। सोनेवाल को हटाया था उन्होंने, तो कितने अभिन्न होंगे हिमंता बिस्वा शर्मा, आप समझ सकते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले दिनों आग उगल रहे हैं, आपने सुना होगा, कल उनका बयान सुना होगा आपने। बटोगे कटोगे वाले बयान को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए वहां बात कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी थोड़ा और आगे बढ़ गए। वहां आदिवासी कार्ड खेलने के लिए पंडित नेहरू तक का नाम घसीटा। आज नरेंद्र मोदी ने चाईबासा में नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू भी आरक्षण विरोधी थे। उन्होंने कांग्रेस पर गरीबों का दमन करने का आरोप लगाया। इसके अलावा कोल्हान में चंपाई सोरेन के लिए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनका अपमान किया, उन्हें सीएम पद से हटा दिया। तो मोदी किसी भी तरीके से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोपों की इस राजनीति में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन और उनके साथ कांग्रेस सभी जमकर बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं और मोदी से पूछ रहे हैं कि झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या किया। लेकिन इन सबके बीच, वार पलटवार के बीच, नरेंद्र मोदी ने जो आज एक और बयान दिया है वो यहां पर गौर फरमाने लायक है। इसलिए गौर फरमाने लायक है क्योंकि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में सुना होगा उनका एक भाषण, जहां उन्होंने कहा था कि ये मंगलसूत्र छीन लेंगे। आज इन्होंने क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने कह रहे हैं ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं। रोटी छीन रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन बेटी छीन रहे हैं क्या मतलब होता है? ये नरेंद्र मोदी जी बताते हैं। मंगलसूत्र छीनने वाली बात तो लगभग समझ में आती थी कि आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन बेटी छीन रहे हैं का मतलब क्या है नहीं समझ में आया। मोदी जी जरा वो समझा दीजिए। चलिए जरा उनकी जुबानी, आप कहेंगे कि अपनी बात मैं कर रहा हूं, अपने ढंग से इसको रख रहा हूं। चलिए नरेंद्र मोदी के ढंग से इसको सुन लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं, सुनिए जरा। पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये
आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। तो सुन लिया आपने मोदी जी की जुबानी, ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी माटी को भी हड़प रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। चलिए, खैर नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जुबान है, जो चाहे कह लें, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कुछ तो सवाल खड़े होते हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। हमारे इस राज्य के किसान, जिसकी आय दुगुना करने के लिए हमारे भाजपा के लोगों ने 2014 से लेकर आज तक आए दिन मैनिफेस्टो में डालते हैं, भाषणों में बोलते हैं, लेकिन सालों साल तक किसान दिल्ली में इनको घेर के बैठा रहता था, इनका आय दुगुना नहीं हुआ। हजारों किसानों की मौत हो गई। मौसम के मार से झारखंड के भी किसानों की वही हालत। डबल इंजन की सरकार में कितने किसानों ने आत्महत्या कर लिया। कम बारिश, अधिक बारिश, बाढ़, सूखा के वजह से अनेक किसान, हजारों किसान, लाखों किसान कर्ज के तले दबे हुए थे। 20 साल में राज अलग होने के बाद पहली बार हम लोगों ने 2 लाख रुपया किसानों का ऋण माफी करने का भी काम किया है। आज इसीलिए हम लोग आप लोग के बीच में वोट मांगने का अधिकार भी रखते हैं। तो यहां हेमंत सोरेन साफ साफ किसानों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। उन्हीं मुद्दों की बात उधर कल्पना सोरेन भी कर रही हैं। हम झारखंड की बात कर रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा आरोप कांग्रेस पे भी लगाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा पे लगाया, इंडिया गठबंधन की सरकार उस पे लगाया, रोटी भी छीन रहे हैं, बेटी भी छीन रहे हैं। यहां तक पहुंच गए नरेंद्र मोदी। अभी आगे आगे देखते रहिए क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ भाषण देते हैं। लेकिन बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर यह चुनाव है, सीधे सीधे कहा जाए तो। कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा है, जरा आइए एक बार सुन लेते हैं उनको भी। हमारे आदिवासी, मूलवासी, हमारे अल्पसंख्यक सबको जोड़ करके लेने का काम करता है। हम किसी को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। हम किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम नहीं करते हैं। ये झारखंड में जैसे ही 2019 में आपने हेमंत जी को ये दिया बागडोर, तो उन्होंने क्या किया? अबुआ आवास, जहां पर मैं पैसा काट करके डबल इंजन की सरकार भाजपा शासित राज्यों को देती थी, वहां पर मैं अबुआ आवास का 3 कमरे का रसोई घर के साथ 25 लाख परिवारों को जोड़। तो ये सुन रहे थे आप। पहले आपने सुना हेमंत सोरेन को, फिर कल्पना सोरेन। झारखंड का चुनाव और उधर महाराष्ट्र का चुनाव, दोनों चुनावों में आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग क्यों संज्ञान में नहीं लेता है हिमंता विश्व शर्मा के भाषणों पर? क्यों संज्ञान में नहीं लेता है नरेंद्र मोदी के भाषणों को? यह सोचना होगा जरा। और क्यों इतना समय लगाता है महाराष्ट्र में डीजीपी रश्मि शुक्ला को बदलने पे? रश्मि शुक्ला को डीजीपी पद से हटाने से के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने जो कुछ कहा है, ये जरा वो भी सुन लेते हैं। महाराष्ट्र सीधे चलते हैं। महाराष्ट्र में विजय वडेट्टीवार क्या कह रहे हैं रश्मि शुक्ला के हटाए जाने के बाद, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनिए। पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला को बदलने का निर्णय सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जो लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। क्या मजबूरी थी महायुति सरकार की उनको उस पद पर बिठाने की? एक्सटेंशन देने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब यही है कि जो चुनाव हो रहे, वो चुनाव ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए, पारदर्शक नहीं होना चाहिए, और इसमें जो गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का उनका इरादा था, उस इरादे पर पानी फेरने का काम हुआ। यहाँ हमारे स्टेट के सबसे सीनियर लीडर पवार साहब ने भी इसके बारे में अपना मत प्रदर्शन किया था। हमने भी 2 लेटर दिया था। झारखंड के पुलिस महासंचालक को बदलते वक्त एक निर्णय इलेक्शन कमीशन लेता है और महाराष्ट्र के बारे में दूसरा निर्णय लेता है। इसका मतलब यही होता है कि केंद्रीय सरकार के वजह से, उनके दबाव में नियामक आयोग क्या झुका था? ये निर्णय लेने में देरी क्यों की? पर चलो, देर आए दुरुस्त है, ये निर्णय का हम स्वागत करते हैं। तो देर आया दुरुस्त आया, इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी परिदृश्य बड़ा रोचक बन गया है, जहां यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि अगले मोड़ पर क्या होने वाला है। इधर अमेरिका में कल चुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रपति का चुनाव, और वहां डोनाल्ड ट्रंप को कांटे की टक्कर दे रही हैं
कमला हैरिस, जिनकी मां भारतीय थी। अब कमला हैरिस जीतती हैं तो यह अमेरिका और भारत दोनों के लिए ऐतिहासिक पल होगा। लेकिन भारत में एक बड़ा वर्ग है जो आज की तारीख में चाहता है कि ट्रंप जीते। जिनको लॉरेंस बिश्नोई में भगवान दिखता है, उनको ट्रंप में भी भगवान दिख रहा है। खैर, मामला अमेरिका का है, उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा और न ही बिश्नोई की चर्चा करूंगा। चर्चा झारखंड और महाराष्ट्र की करेंगे हम, और चुनाव आयोग की करेंगे। चुनाव आयोग का एक और फैसला आज कोर्ट में था। महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, एक नहीं कई याचिकाएं दायर की गई, और याचिका में यह था कि 30 तारीख को आखिरी वक्त दिया गया 11 बजे का, कि ये नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी समय है। दिन के 11 बजे कौन सा आखिरी समय होता है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा है, और उसके बाद कल जवाब देना है अब चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग लपेटे में है, घेरे में है, ये सब चर्चा हम करेंगे। आइए जरा हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे लेके चलते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे समझूं कि यहां चुनाव आयोग, एक नहीं कई ऐसी घटनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी भी छीन रहे हैं, रोटी भी छीन रहे हैं की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां संज्ञान में नहीं लेता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इस संज्ञान को, इसको भी नहीं लेता जब इतने दिनों तक, अब चुनाव सामने है, सारी चीजें हो गई, चुनाव की घड़ियां जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तब चुनाव आयोग 2 और फैसले लेता है। एक, डीजीपी को हटाता है, रश्मि शुक्ला को, और दूसरा फैसला कि उपचुनाव जो है उसकी तारीखें बढ़ा देता है। कैसे, क्या देखा जाए, इसको क्या माना जाए? चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है कितना विश्वसनीय है, या अपनी विश्वसनीयता कितना खो चुका है चुनाव आयोग? डॉक्टर साहब, चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी विश्वसनीयता पर पिछले कई सालों से बड़े सवाल या निशान लगे हुए। जी ठीक है जी। अब आ रही है आवाज? जी बिल्कुल जी। राजीव जी, चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी विश्वसनीयता लंबे समय से सवालों के घेरे में है। पिछले कई चुनाव ये बता रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्र में जो सत्ता में बैठी पार्टी है, जो गठबंधन है, उसके बगल बच्चा की भूमिका में है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो तारीखें बदली गई हैं मतदान की, उसके लिए हो सकता है बीजेपी के किसी पन्ना प्रमुख ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी हो, या किसी मंडल स्तर के मंडल अध्यक्ष ने, संगठन महामंत्री ने चिट्ठी लिख दी हो, तो चुनाव आयोग ने कहा होगा जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी। मतदान के लिए चंद दिन बाकी हैं, नामांकन भरे जा चुके हैं, उसके बाद उपचुनाव की तारीखें बढ़ा दी। ये वो चुनाव आयोग कर रहा है, ये वो केंद्र सरकार कर रही है जो पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का नारा लगाते हुए थकती नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और उनके इशारों पर काम करने वाला चुनाव आयोग एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने का दावा करते हैं, उसकी वकालत करते हैं, उसके लिए विधि विधान भी बदलने वाले। और हालत यह है कि 14 सीटों पर आप उपचुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे। आज आपने तारीखें बढ़ा, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे हरियाणा में मतदान की तारीख बढ़ाई गई थी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी पर, वैसा ही कुछ यहां हुआ है। हम नहीं जानते इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या तैयारियों में कमी रह गई है, कोई कारण बताया क्या चुनाव आयोग ने कि तारीखें क्यों बढ़ाई गई, 13 की जगह 20 नवंबर को मतदान क्यों होगा, कौन सा ऐसा नया त्योहार आ गया जो आपको चुनाव की तारीखें घोषित करते समय नहीं मालूम था, कोई बड़ा उत्सव आ गया है क्या? सारी तैयारी प्रशासनिक मशीनरी कर चुका होगा, चुनाव के दलों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका होगा अब तक, लेकिन चुनाव की मतदान की तारीख बढ़ा दी गई है। इसके पीछे जो संदेह किया जाता है वो यही है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, चाहे वो दिल्ली में हो या लखनऊ में, यानी केंद्र और राज्य में, उसकी सहूलियत के लिए, उसकी सुविधा के लिए वोटिंग की तारीख बढ़ाई गई। जहां तक महाराष्ट्र की डीजीपी का सवाल है,
कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां लंबे समय से मांग कर रहे हैं। आयोग ने उस दिन क्यों नहीं हटाया जिस दिन झारखंड के डीजीपी को हटाया गया? उसके बाद कौन सी नई ऐसी जांच पड़ताल कर ली कि अब हटाया है? यानी कुल मिलाकर केंद्रीय चुनाव आयोग सारे काम भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के समर्थन के लिए, उसकी सुविधा के लिए करता है। इस बीच में अब झारखंड पर भी आप लौटाते हैं। आपने कहा कि हिमंता विश्व शर्मा के सुर में सुर मिलाने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच गए। वे जो कुछ कह रहे हैं सीधे तो सवाल उनके ऊपर है, उनकी सरकार पर है। घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य केंद्र सरकार की, सीमा सुरक्षा बल की, केंद्रीय एजेंसियों की। और अगर सचमुच में घुसपैठिए हैं तो आप उन्हें निकाल बाहर करिए, कौन रोकने वाला? कोई आपसे कोई मना करेगा क्या? वाकई में जो अवैध रूप से भारत में रह रहे होंगे लोग, कोई भी हो, अगर उस पर वैधानिक पात्रता नहीं है उसके पास, तो आप निकाल बाहर करिए। बेटियां छीन ले जाएंगे, रोटी छीन लेंगे। प्रधानमंत्री के स्तर पर अगर ये भाषा है तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव को लेकर कितनी हताशा उनके भीतर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस, जेएमएम और राजद का गठबंधन अगर सत्ता में आ गया तो ये लोग आपकी रोटी, बेटी और जमीन हड़प लेंगे, रोटी और बेटी छीन लेंगे और पार्टी हड़प लेंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या देश के तमाम राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, क्या वहां पर ये पार्टियां, गैर भाजपा दल जो है, वे रोटी और बेटी छीन ले गए अब तक? क्या इस देश में पिछले 75 सालों में 55 से 60 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ज्यादातर केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही? क्या तब किसी ने घर में घुसकर रोटी और बेटी छीन ली? लेकिन प्रधानमंत्री हमारी उम्मीदों पर हर बार हमसे ज्यादा खरे उतरते हैं। हम हर बार सोचते हैं कि शायद अब इससे नीचे के स्तर पर कोई भाषण उनका नहीं। लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र, मुजरा तक पहुंचे थे तो हमें लगा था कि अब इससे आगे और कौन सी सीमा होगी। लेकिन हर बार हम लोगों की उम्मीद से आगे बढ़कर वे कई पायदान और उतरकर बयान दे देते हैं। सचमुच में बहुत निराशा होती है देश के प्रधानमंत्री से। ऐसी भाषा का, ऐसे विमर्श का हम सब लोग कतई कोई उम्मीद नहीं रखते कि ऐसी भाषा हमारा प्रधानमंत्री। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी जमीनी हकीकत मालूम पड़ रही है, उन्हें समझ में आ रहा कि महाराष्ट्र और झारखंड उनके लिए टेढ़ी खीर बन रहे हैं। वहां का मैदान उनके लिए उतना आसान नहीं है। झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालने का धतकर्म और महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार को गिराकर ये केंद्र प्रकार अपनी सरकार बना लेने का जो उपक्रम उन्होंने किया था, अब दोनों राज्यों की जनता उस पर अपना फैसला सुनाने वाली। जी राजीव जी बिल्कुल, दोनों राज्यों की जनता उस पर अपना फैसला सुनाएगी। आप जानते हैं कि झारखंड में 13 तारीख को और 20 तारीख को चुनाव हैं, जबकि उधर महाराष्ट्र में एक ही पारी यानी एक ही बार में 20 तारीख को चुनाव है और पूरे के पूरे 288 सीटों पर महाराष्ट्र में और 81 सीटें हैं इधर झारखंड में, जिस पर चुनाव 2 चरणों में होना है। चुनावी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इन सबके बीच नरेंद्र मोदी अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और उधर दूसरे जो दलों के नेता हैं वो भी मैदान में हैं, कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम दलों के नेता। लेकिन चुनाव आयोग भी मैदान में है और सबसे ज्यादा निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उसका कितना असर पड़ेगा, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे जरा समझना चाहता हूं। रश्मि शुक्ला, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी कार्यक्रम में कि रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग लगातार हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो इस पर फैसला नहीं ले रहा है। आज अचानक फैसला लेता है चुनाव आयोग। रश्मि शुक्ला के ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कि ये बीजेपी का साथ देती हैं। बीजेपी ने इनको एक्सटेंशन दिया, 2 साल का एक्सटेंशन, रिटायरमेंट के बाद डीजीपी बनाई जाती हैं, पहली महिला डीजीपी हैं ये महाराष्ट्र की, और उसके बाद आज अचानक इन्हें हटा दिया जाता है। फोन टैपिंग का भी इनके ऊपर आरोप है, पहले भी लग चुका है। विपक्ष का यह आरोप कितना जायज दिखाई देता है जब ये हटा दी गई हैं तब, और इसके बाद नाना पटोले ने साफ साफ चिट्ठी लिखकर यह भी डिमांड की है कि अभी चुनाव तक इनको कोई भी पद न दिया जाए। कितना असर इसका हो सकता है चुनावी प्रक्रिया पर वहां महाराष्ट्र में, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी?
राजीव जी, इसका असर प्रशासन पर निश्चित ही तौर पर पड़ेगा। प्रशासन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें राजनीतिक दल अपने हिसाब से फिट करते हैं। कायदे से तो जो व्यक्ति रिटायर हो चुका है उसे अगर एक्सटेंशन दिया जाता है तो एक्सटेंशन पर रखना चाहिए था, लेकिन एक्सटेंशन देने के बाद फिर डीजीपी बनाना, ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। क्या इतने बड़े महाराष्ट्र में, क्या इतने बड़े भारतवर्ष में योग्य आईपीएस अधिकारी नहीं है जो डीजीपी का पद संभाल सके? लेकिन ये केवल महाराष्ट्र की बात ही नहीं है। बीजेपी ने देश के लगभग सभी उन राज्यों में जहां उसकी या उसके सहयोगी दलों की सरकार है, ये स्थिति बना रखी। कहीं भी हो, कुछ भी हो, बीजेपी को चाहिए अपना एक ही लक्ष्य। राजीव जी, महाराष्ट्र का चुनाव इस बार बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में जो पार्टियां हैं वो 6 पार्टियां न गिने आप, उन्हें आप 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, कांग्रेस और बीजेपी न गिने। महाराष्ट्र का चुनाव 2 मोर्चों पर है। एक मोर्चा है अडानी अंबानी का और दूसरा मोर्चा जो उसके सामने है वो है उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के मोर्चे का। उस मोर्चे में तीसरा मोर्चा हटा दीजिए, उसकी विश्वसनीयता थोड़ी संदिग्ध है। तो ये 2 मोर्चे चुनाव लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र का चुनाव इस मामले में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि उद्धव ठाकरे खुलकर बोल चुके हैं कि हमारी सरकार दोबारा बनी तो हम अडानी को दिया जाने वाला जो एक बड़ा ठेका है झोपड़पट्टी के पुनर्वास का, वो हम रद्द कर देंगे। यानी अडानी के खिलाफ खुलकर न केवल कांग्रेस बोल रही है बल्कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे भी बोल रही है। तो 2 पार्टियां हैं और पूरा सत्ता तंत्र और पूरा पूंजीवादी तंत्र लगा हुआ है कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को सीटें न मिले। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा अलग इसलिए हो गया कि हम देख ही रहे हैं, बीजेपी ने बड़ी चतुराई से अपने मोर्चे के दूसरे धड़ों को कम उम्मीदवार दिए हैं और अधिकतम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। यहां भी बीजेपी को शांति नहीं मिली। बीजेपी ने शिंदे गुट की शिवसेना में अपने उम्मीदवार खड़े करवाए। एक उदाहरण आप नाना चुडासमा की बेटी का शाइना का देख सकते हैं कि जो बीजेपी की प्रवक्ता है, अचानक एक अगले दिन वो ज्वाइन कर लेती हैं शिवसेना, शिंदे गुट, और शिवसेना उन्हें टिकट दे देती। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की संख्या तो ज्यादा रखी ही है, साथ ही अजित पवार के गुट में और शिंदे के शिवसेना वाले गुट में अपने लोगों को भर लिया है। तो बीजेपी की ये रणनीति है कि जब उसके ही लोग होंगे तो जब भी मुख्यमंत्री बनने का मौका अगर आता है तो ये लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। इस उम्मीद से बीजेपी ने ये काम किया। तो जो बीजेपी इतनी राजनीति कर सकती है वो प्रशासन में तो अपना तंत्र क्यों छोड़ना चाहे? सभी राज्यों में हमने देखा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हाल ही में जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए वहां भी हमने देखा कि बीजेपी जिन राज्यों में उसकी सरकार नहीं है तो वो केंद्र से अपने लोगों को इस तरह सेट करवाती है कि प्रशासन में उनके लोग बैठे रहें। और आप जानते हैं कि जब मतदान होता है तो ये अधिकारी किस तरह से पक्षपात करते हैं। मैं तो अपने शहर में देख चुका हूं कि अचानक एक मेयर के चुनाव में फैसला आता है रात को 1:30 बजे, और न केवल 1:30 बजे फैसला आता है जिसके फैसले के 15 मिनट पहले तक कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता नजर आता है, लेकिन 15 मिनट बाद अचानक फैसला होता है कि बीजेपी का उम्मीदवार जीता है और बीजेपी के उम्मीदवार को तत्काल विजेता का सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है और फोटो खींच के मतगणना बंद कर दी जाती है। तो ये सारे तंत्र को प्रभावी रूप से काम करने के लिए मजबूरी होती है। तो शुक्ला मैडम उसमें एक पहल हो सकती है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि मोदी जी जो भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, अब तक इस भाषा में मोदी जी के अलावा एक ही व्यक्ति को विशेषज्ञता प्राप्त थी और वो थी हिमंता बिश्व शर्मा। हिमंता जी जो भाषा बोलते थे वो लगातार ऐसी भाषा थी, लेकिन अब मोदी जी ने हिमंता को भी पीछे छोड़ दिया।
हिमंता ने तो बार बार यहां तक कहा कि अगर आप इस चुनाव में एक नहीं होंगे, वो तो नाम लेकर बोलते हैं, लेकिन जब उनकी शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी हिंदू कभी मुस्लिम कहा ही नहीं, मैंने तो देश की एकता की बात की। तो विचित्र बात है कि हिमंता बिस्व शर्मा कैसी बातें करते हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन आदमी हिमंता बिस्व शर्मा की भाषा में उस स्तर पर जाकर बात करते हैं। इन सारी बातों से, चुनाव आयोग की निष्क्रियता से, जो चुनाव आयोग को सवाल करने चाहिए थे, प्रधानमंत्री से सवाल करने चाहिए कि उन पर उनके भाषणों पर सवाल होना चाहिए, अमित शाह जी के सवालों पर सवाल होने चाहिए, हिमंता बिस्व शर्मा को तो रोका जाना चाहिए प्रचार करने से। लेकिन चुनाव आयोग यहाँ पे चुपचाप बैठा, क्योंकि चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हैं, अब चुनाव आयोग में जो लोग बनते हैं, आयुक्त नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी इस तरह बदल गई है। अब हम देख ही रहे हैं पिछले दिनों, तो नरेंद्र मोदी की सरकार का लक्ष्य है कि तमाम संवैधानिक संगठनों में उनके लोग बैठे हों और वे मनमाने फैसले करें और या करवा सकें। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं हम, और चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए हैं और रश्मि शुक्ला से लेकर आगे क्या कुछ होने जा रहा है, ये सब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, पहले आपके पास आता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, रश्मि शुक्ला का जिक्र आप कर रहे थे कल, और आज ये हटा दी गई हैं रश्मि शुक्ला, और क्या यहाँ से चुनाव प्रभावित होते हुए दिखाई देता है? प्रभावित से मतलब ये कि अभी तक जो प्रभाव दिखाई दे रहा था रश्मि शुक्ला का, उनके हट जाने से अब यहाँ यानी महाराष्ट्र में चुनाव में कुछ गड़बड़ियों से, जो गड़बड़ियों की शिकायत पहले हो रही थी, उससे थोड़ा निजात मिलते हुए। राजीव जी, कल ही शाम को इसी वक्त डीबी लाइव में हम लोगों ने रश्मि शुक्ला का बहुत विस्तार से चर्चा की थी। उनके पिछले कुछ कारनामों की चर्चा भी की थी कि फ़ोन टैपिंग वगैरह और एफआईआर उनके ऊपर हुई, सीबीआई ने कैसे उनका मामला रफे दफे किया, क्लोजिंग रिपोर्ट लगाई। रिटायर हो चुकी थी, उसके बावजूद उनको बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस की बहुत करीबी अधिकारी मानी जाती है। और डीबी लाइव के में चर्चा होने के बाद ये सहयोग भी हो सकता है। वहाँ पे विपक्ष भी काफ़ी दिनों से इनकी शिकायत कर रहा था और उनके खिलाफ एक्शन हुआ। एक्शन क्यों हुआ? देखिए, खड़गे जी का जो रिस्पांस है चुनाव आयोग को, बहुत सख्त है, और जो चुनाव आयोग का रवैया है, जिसकी चर्चा अभी आप शुरू में कर रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव बढ़ा दिए गए, किस तरीके से, कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी इस बात की भी कि किस तरीके से झारखंड के डीजीपी को हटा दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसे डीजीपी को लाया गया जो कि सरकार के पक्ष की थी। इन सब चीज़ों का जो परसेप्शन चुनाव आयोग का बन गया है, वो बहुत खराब बन गया है। हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, राजनीतिक पार्टियां एक लोकतांत्रिक शालीनता के, संवैधानिक शालीनता के तहत काम करती हैं। तो वो तो ज्ञापन देंगी, वो रिप्रेजेंटेशन देंगी, लेकिन अगर जनता के बीच में चुनाव आयोग का ये परसेप्शन जाएगा कि वो पक्षपात कर रहा है और चुनाव को जनता की इच्छा के विपरीत मोड़ रहा है, मोड़ने में एक रोल प्ले कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत लंबे समय तक इसको जनता, मतदाता बर्दाश्त नहीं करेगा जी। फिर वो अपना हक मांगने आएगा कि जिसको हमने वोट दिया था वो मेरा वोट काउंट क्यों नहीं हुआ, जिसको हमने जिताया वो हार कैसे गया, जिसको हमने सत्ता से बाहर किया गया वो सत्ता में दोबारा कैसे आ गया। और फिर वो जनता उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर डालेगी। ये उनका एक तरीके का राय जो है वो लोगों में बड़ी तेजी से बन रही है। आज यहाँ आने से पहले मुझे लेट इसीलिए हुआ कि कुछ लोगों से मैं मिल रहा था और कुछ महाराष्ट्र के लोगों से भी मिल रहा था, और वहाँ पे ये परसेप्शन जा रहा है कि चुनाव आयोग किस तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। अब चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो अपने आप को साबित करे कि वो निष्पक्ष है। क्या वो हेमंत बिस्वा शर्मा को
कैंपेन से हटाएगा। हम लोगों ने कई बार देखा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुला वायलेशन करने पर चुनाव आयोग ने प्रचार से रोका भी है, 48 घंटे के लिए, एक हफ्ते के लिए, और पूरे चुनाव दौरान के पे भी। तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा पर या नरेंद्र मोदी पर इस तरीके की कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा? जो आज मोदी जी का भाषण अभी आपने सुनाया, किस लिहाज से वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में है? मैं इसकी राजनीतिक विवेचना भी कर सकता हूं, करूंगा भी, लेकिन किस दायरे में वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के भीतर आता है या उसका उल्लंघन नहीं है? हेमंत बिस्वा शर्मा का खुलेआम उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। तो चुनाव आयोग को केवल रश्मि शुक्ला को हटाने से काम नहीं चलेगा। जैसा अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर राकेश जी, कि बीजेपी का कोई छोटा नेता भी, कोई पन्ना प्रमुख भी अगर बोल दे तो चुनाव आयोग उसकी बात मान लेगा। आप देख लीजिए 9 विधानसभा, और हम लोगों ने चर्चा की थी, 9 जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उसकी तारीख बढ़ा दी गई जी। वो जब ये बीजेपी की डिमांड आई थी राजीव जी, उस वक्त मुझे याद है कि मैंने भी कहा था और हमारे और साथियों ने भी कहा था कि अब ये औपचारिकता है कि चुनाव आयोग किस दिन बीजेपी की इस डिमांड को इम्प्लीमेंट कर देता है। और वो हाँ, हम लोग उस समय बात कर रहे थे कि ये होना ही है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और वही हुआ आज। वही हुआ। तो कोई भी अभी कल कोई बीजेपी का नेता कहते कि नहीं 20 तारीख नहीं 22 तारीख को कीजिए, तो चुनाव आयोग 3 दिन बाद उसको 22 तारीख भी कर देगा। लेकिन एक मजेदार तथ्य जोड़ना चाहता हूं, इसके पीछे कारण क्या है? 15 तारीख को वाराणसी में देव दीपावली मनाया जा रहा है। देव दीपावली बनारस में कार्तिक पूर्णिमा है 15 तारीख को। और दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण हैं। एक तो अभी अखिलेश यादव का आपने ट्वीट देख लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग जो बाहर रहते हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस दीपावली और छठ के समय यहाँ आएंगे और तब तक रहते हैं, सप्ताह भर रह जाते हैं, तो वोट डाल के जाएंगे, और वो वोट न डाल पाएं इसलिए इस तारीख को बढ़ाया गया। दूसरी बात जो वो ये हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देव दीपावली, जो बहुत जगमग करता हुआ आपको बनारस शहर दिखाई देगा, उस दिन वहीं होंगे नरेंद्र मोदी। डुबकी भी लगाएंगे प्रधानमंत्री जी गंगा में सुबह सुबह, और थोड़ा वोट भी मांग लेंगे 20 तारीख के लिए। चुनाव आयोग ने मोदी जी को प्रचार करने के लिए एक विंडो दिया जी। ठीक है। अब मैं सिर्फ 2 बातें कह के कंक्लूड करूंगा। एक कि झारखंड के चुनाव में इतना सांप्रदायिक जहर क्यों फैला रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा या नरेंद्र मोदी? वजह क्या है? पहली बात कि आदिवासियों के बड़े भारी आप खैरख्वाह हैं। ना हेमंत बिस्वा शर्मा और ना नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज से आते हैं। हेमंत सोरेन आते हैं, दूसरे और नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के आते हैं, शिबू सोरेन आते हैं, वो लोग हैं, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। और ये जो बहुत बड़ा जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह क्या है कि आरक्षण, सामाजिक न्याय और जातिवाद जनगणना, इसका विमर्श इतना नीचे तक जा चुका है कि इनको ये कमिटमेंट नहीं है, ये चाहते नहीं है। तो ध्रुवीकरण का एक रास्ते से ये लोगों को अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की बात मत करे जनता, वंचित समाज के लोग आरक्षण की बात ना करें, वंचित समाज के लोग अपने अधिकारों की बात ना करें, वो उलझे रहे हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में। यही मंशा है कि जातिवाद जनगणना ना की जाए, क्योंकि जनगणना का प्रोसेस शुरू हो चुका है और इन चुनाव के आउटकम पे ये निर्भर करेगा कि सेंसस का फैसला क्या हो। तो एक तो वजह यह है कि इतना ज्यादा जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, वो ये वजह है कि जातिवाद जनगणना, आरक्षण की लिमिट 50% से ऊपर की, तमाम सारे ऐसे जो अधिकार हैं जो वंचित समाज के हैं, वो उनको देने से बचना चाहते हैं।
और इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभाओं की है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बटेंगे कटेंगे वाले योगी जी धाराशायी हो गए थे लोकसभा इलेक्शन में। यूपी से ही मोदी जी भी आते हैं, धाराशायी हो गए थे उत्तर प्रदेश में। अयोध्या भी हार गए। अब सब कुछ करना है इन 9 सीटों पर, कि इन 9 सीट से साबित करना है कि हम हैं अभी भी उत्तर प्रदेश में। हालांकि जो मेरा फीडबैक है, जो बात और सुनील जी और विस्तार से बताएंगे, वहां बैठे हुए उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छी खबर बीजेपी के लिए नहीं है। अच्छी खबर होती तो मिल्कीपुर को एक छोटे से बहाना लेकर उसको हटाते, चुनाव करवाते, उसको चुनाव टालते नहीं उसका, क्योंकि ऐसे पिटीशंस पे चुनाव हुए हैं कितनी बार। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के 9 और महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड, इसमें दोनों लोगों की साख लगी हुई है। बीजेपी की, मोदी जी की बहुत बड़ी साख लगी हुई है, और वो बचना चाहते हैं जातिवाद, जनगणना और आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे से, और वो ध्रुवीकरण से इसको ढकना चाहते हैं। ये मूल वजह है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, बहुत सारी बातें अभी आप सुन रहे हैं, और चुनाव आयोग से लेकर, और खासकर चुनाव आयोग से लेकर क्या, चुनाव आयोग को लेकर कहें तो ज़्यादा बेहतर है, को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सुबह से आप लोग देख रहे हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ वहां बहस चली। उसके बाद फिर चुनाव आयोग का दूसरा ये फैसला, रश्मि शुक्ला को हटाना। आपके ही हम नाम नहीं बल्कि सरनेम तो आपका ही है, शुक्ला जी उधर भी है, शुक्ला जी इधर भी हैं, तो आप शुक्ला जी के बारे में और बेहतर बता सकते हैं सुनील जी, और रश्मि शुक्ला की बात कर रहा हूं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो 3 राज्य जिसमें उपचुनाव, जिसमें केरल के 2 में से 1 सीट, वायनाड की सीट 13 तारीख को चुनाव और 20 तारीख को दूसरी सीट पे, इधर पंजाब में 4 की 4 सीटों पे, और पंजाब और केरल को क्या लपेटे में ले लिया गया यहां उत्तर प्रदेश के लिए, कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। और आप चूंकि उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश का जिक्र तो आपसे करना चाहूंगा ही, और जो बात यहां पर आपने सुनी, जो ट्वीट में लिखा है अखिलेश यादव ने, उसको भी समझेंगे आपके जरिए। लेकिन सबसे पहले चुनाव आयोग की बात जरूर करना चाहूंगा। कितना इस पर फर्क पड़ते हुए आप देखते हैं जब एक वक्त गुजर जाने के बाद चुनाव आयोग ये फैसला लेता है कि रश्मि शुक्ला को अब हटा देना चाहिए? कितना फर्क पड़ेगा इसका? धन्यवाद राजीव जी। निर्वाचन आयोग के ऊपर जो उसके गतिविधियों को लेकर तमाम तरह के संदेह पैदा किए गए, पक्षपाती होने का आरोप लगाया गया, इस निर्णय से उसके ये आरोप धुल नहीं जाते। जब आज नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख है, तब आपने इनको हटाया। झारखंड के डीजीपी को आपने बहुत पहले हटा दिया, और आप एक आदर्श स्थिति मानी जाती है कि किसी भी ऐसे अधिकारी को निर्वाचन के काम में न लगाया जाए जो एक्सटेंशन पे हो। आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा था, लोकसभा के चुनाव के समय भी, जब मुख्य सचिव डीएस मिश्रा को लेकर किसी तरह के सवाल पैदा हुए थे, उनको एक्सटेंशन पर रखा गया था और उनको प्रदेश का मुख्य सचिव बना के रखा गया। चुनाव भर वो मुख्य सचिव भी बने रहे, बाद में उनका एक्सटेंशन खत्म हुआ। रश्मि शुक्ला के ऊपर ये सरकार किस तरीके से मेहरबान है, इसका अंदाजा लगाई कि मेरी अपनी जानकारी में हाल के वर्षों में किसी ऐसे अधिकारी को मैं नहीं जानता जिसको एक बार में 2 साल का एक्सटेंशन मिला हो। डीएस मिश्रा को एक्सटेंशन मिला 1-1 साल का, फिर एक बार इन लोगों को मिला 6-6 महीने का। एक बार में 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया हो, और उसके बाद आपने प्रदेश का डीजीपी बना के उनके चुनाव के दायित्व दे दिए गए हों, और उसके बाद जब विपक्ष उनको हटाने की बात कर रहा है तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये निर्वाचन आयोग का निर्णय देर से लिया गया निर्णय है। इस तरह के निर्णय तत्काल लिए जाने चाहिए जब विपक्ष या जो स्टेक होल्डर्स हैं इस तरह के सवाल पैदा करते हैं। निर्वाचन आयोग का आज कहीं आप निर्णय देखिए, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में या अन्य जो राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उनकी तारीखें बदल दी। क्यों बदल दी आपने? क्या प्रकाश पर कार्तिक पूर्णिमा झारखंड में नहीं मनाया जाता?
विधानसभा का चुनाव भी टाल दीजिए वहां पर। क्या कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव महाराष्ट्र में नहीं मनाया जाता? उनका विधानसभा का चुनाव भी टाल दीजिए। इन त्योहारों का असर उपचुनाव पे ही क्यों पड़ रहा है? और दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को है और चुनाव खत्म हो रहा है 13 नवंबर को, तो उस त्योहार से और मतदान की स्थिति पे क्या अंतर पड़ने वाला है? मतदान खत्म हो जाता, सब लोग त्योहार मना लेते हैं। उस मतदान के पहले तो कोई आयोजन नहीं है। दूसरी चीज कि जब इस मतदान की तारीख घोषित की जा रही थी तभी तो निर्वाचन आयोग को पता था कि इस तारीख को कोई त्योहार ही पड़ सकता है, किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी वर्ग का हो। ऐसा तो है नहीं कि अचानक त्योहार आ गया जिसकी जानकारी आपको नहीं थी। हिंदू त्योहारों की जानकारी तो बहुत पहले से लोगों को हो जाती है, पतरा छप के आता है, सबको पता हो जाता है किस तारीख को त्योहार पड़ने वाला है। कोई नई बात तो उसमें होती नहीं है। अचानक कोई हालात पैदा हो जाए और आप त्योहार के नाम पे बदल दीजिए। प्रकाश पर्व पहले से घोषित है, कार्तिक पूर्णिमा पहले से जानकारी में है, ये दो ही आपने आधार लिया। और क्या कहा जा रहा है कि चुनाव की तारीखें बदलने के लिए कांग्रेस ने, आरएलडी ने, बीएसपी ने चिट्ठियां लिखी थी। मान लीजिए मैंने लिखा चिट्ठियां लिखी थी, ये चिट्ठियां कब लिखी थी? आज लिखी है, कल लिखी थी, परसों लिखी थी, 16 नवंबर 17 अक्टूबर के आसपास ये चिट्ठियां लिखी है। चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद, चुनाव की तिथियों घोषणा के तत्काल बाद उन्होंने चिट्ठियां लिख दी थी। निर्णय कब ले रहे हैं आप? और इतने समय तक आप अपने निर्णय को लंबित क्यों रखा? इस तरह के निर्णयों से आमतौर पर सत्तारूढ़ दल को फायदा होता है। आप बताइए कि इतने लंबे समय तक चुनाव प्रचार अभियान को बनाए रखना किसी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए संभव है? इतने लंबे समय तक चुनाव प्रचार अभियान को बनाए रखना उन दलों के लिए संभव है जिसके पास संसाधन बहुत कम है। यह तो केवल वही दल लंबे समय तक चुनाव प्रचार अभियान को बनाए रख सकते हैं जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जिससे भारतीय जनता पार्टी है। किसी भी ऐसे क्षेत्रीय दल हो, छोटे दल हो, कार्यकर्ताओं के बल पर चलने वाले दल हो, वामपंथी संगठन हो, इनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि एक लंबे समय तक लगातार अपने चुनाव प्रचार अभियान को बनाए रखें। तो ये तो आप सरासर सत्तारूढ़ दल है उसको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इससे तो यह आरोप नहीं मुक्त, इस आरोप से तो निर्वाचन आयोग नहीं मुक्त हो जाता कि वह तटस्थ है और ईमानदार है और विपक्षियों की बातों को सुन रहा है। यह अगर आधार बनाता है कि विपक्षी दलों के अनुरोध पर तिथियां टाली गई हैं, कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता। और यह बात बिल्कुल सही है, मैं तो अखिलेश यादव की इस बात से सहमत हूं कि छठ के दौरान बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों में आते हैं, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में या अवध के क्षेत्र में, और उनके लिए यह संभव था कि यह 4-5 दिन और रुक जाते हैं, मतदान करके वापस जाते। 10 दिन तक, 12 दिन तक रुकना बहुत लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता जहां उनका रोजी रोजगार का सवाल है। अन्य कोई वजह नहीं हो सकती, या आप जो अपना एजेंडा, उस एजेंडे को आप लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। तो निर्वाचन आयोग अपने इन निर्णयों से इस आरोप से मुक्त नहीं होता कि उसका रवैया पक्षपातपूर्ण नहीं है। उसका रवैया एक पारदर्शी, ईमानदार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कहीं साबित नहीं होता। और ये बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। ये 9 सीटें 10 मिला लीजिए, मिल्कीपुर को भी आप मिला लीजिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी भी कंफर्टेबल नहीं रही। इसमें करहल तो एक ऐसी सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीती। उसमें राम जन्मभूमि का आंदोलन भी है, 2014 का 2017 का एक बीजेपी की लहर भी है, किसी लहर में नहीं जीती। कटहरी केवल 2 बार जीती है, कुंदरकी केवल 1 बार जीती है, जो भी वो भी बाई इलेक्शन जीती है वहां पर। समाजवादी पार्टी के साथ भी है, समाजवादी पार्टी खैर और मझवा की सीट कभी नहीं जीती, लेकिन विपक्ष जीता है, कांग्रेस जीती है। और भारतीय जनता पार्टी 2014 या आप कह सकते हैं कि 2091, 92, 96 में कई जगहों पर अपने स्थान बना पाए। तो कंफर्टेबल तो इसके किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। और यह भी है कि जो हाल का लोकसभा, इस साल का लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, उन्हीं स्थानों के जो तत्कालीन विधायक थे वो उम्मीदवार बनाए गए, वो उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में अधिकांश वो पिछड़ गए, जिसको आप कह सकते हैं कि उस सेगमेंट में चुनाव का हार का सामना वो करना पड़ा। आप एक गाजियाबाद की सीट आप कह सकते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना जन समर्थन बनाए रखा, बाकी तो कोई जगह नहीं है। खैर में भी उसकी जीत का अंतर कम हो गया।
फूलपुर में तो हार गई, मिल्कीपुर में तो पहले से हारी हुई थी, कटहरी में भी हारी, करहल में भी हारी, ये मीरापुर में वहां भी उसका अंतर बहुत कम हो गया। मझवा में जो था वह जो 25-30 हजार की जीत हुई थी निषाद पार्टी की, वो 1800 की लीड रह गई अनुप्रिया पटेल जी के लिए। वो मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र का एक सेगमेंट है, असेंबली सेगमेंट है मझवा। तो 2024 में जो राजनीतिक स्थिति है उससे कोई बदलाव थोड़ा आ गया है। और ये जो ध्रुवीकरण की बातें हो रही हैं, आप मध्य झारखंड में आप जाके बोल रहे हैं, जो जिस तरह के भाषण हो रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा के, मतलब इतने गम आपत्तिजनक है। किस सीमा तक आप बोलेंगे लोगों को? बाबर की औलादों को आप वहां से हटा देंगे। और जिस तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं आप कि घुसपैठी आ गए, तो बात सही है, घुसपैठियों के लिए राज्य सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है? और दूसरी चीज कि झारखंड की सीमा तो बंगाल से लगती है, बांग्लादेश से नहीं लगती। सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर आप ये कहते हैं घुसपैठी आ गए हैं, 10 साल से आप सत्ता में है केंद्र के में, पिछले 5 साल, अभी जो 5 साल बीता है उसके पहले तो आपकी सरकार थी झारखंड में, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे जी, पूर्णकालिक सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। कितने लोगों की आपने पहचान कर लिया और कितने लोगों को आपने बाहर कर दिया घुसपैठ के नाम पर? तो ये नैरेटिव बनाने से काम नहीं चलता, और तथ्यहीन और असत्य बातें कह करके। अभी कल जो घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह जी ने जो कहा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बीजेपी सरकार में खुला। अरे साहब, रांची में यूपीए सरकार के जमाने में वो खुल गया था। आप कहते हैं कि आईआईटी हमने बनाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो धनबाद का है, जिसको आईआईटी का दर्जा भले न मिला हो, लेकिन एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जिसको ही आपने आईआईटी माना, जमाने से जब मैं विद्यार्थी था तब से वो इंस्टीट्यूट वहां काम कर रहा। इसके अलावा कौन सा आपने खोल दिया? तो कहने से बात नहीं बनती है ना। और ये इस बात को लोग कायदे से महसूस कर रहे हैं। बात हो रही, आप आदिवासी नेतृत्व को कहां डेवलप होने दिए? एक आदिवासी लीडरशिप डेवलप हुई। आप कहते हैं कि आदिवासी राज्य बनाने का श्रेय बीजेपी को जाता, मान लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बनाया, लेकिन आदिवासियों के नेतृत्व को आपने जमने कहा दिया? जितने भी आदिवासी, अपने पार्टी के जितने आदिवासी नेता थे, किसी को आपने कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया। जो गैर भाजपाई आदिवासी नेता हुए, चाहे शिबू सोरेन हुए हों, चाहे हेमंत सोरेन हुए हों, उनको आपने काम करने नहीं दिया। याद कीजिए, शिबू सोरेन को अपने इसी कार्यकाल में 2 बार अपने विधायकों को लेकर जाना पड़ा छत्तीसगढ़। सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, ये स्थिति बनती थी जी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के विधायक पकड़े गए पैसों के लेन देन के साथ, कांग्रेस उनको लोगों को निकालना पड़ा। तो सरकार गिराने की कोशिशें नहीं थी तो क्या थी? और अगर आप हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी करते हैं, हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं, अपने पार्टी के जो गैर आदिवासी नेता उनको प्रमोट करते हैं, आदिवासियों को आप प्रमोट नहीं करते, तो आदिवासियों के आप पक्षधर हैं, यह कैसे साबित हो जाएगा? चंपई सोरेन की चिंता, चंपई सोरेन ने तो बनाया ना, मुख्यमंत्री तो बनाया जेएमएम ने, फिर उसके लिए नेता वापस आ गए। नेता जब वापस आ गए तो न्यायालय के आदेश से वापस आए, उनकी जमानत हुई, और न्यायालय ने टिप्पणी की कि जिन आरोपों में इनको गिरफ्तार किया गया है उससे कोई साक्ष्य नहीं मिलते। ये तो टिप्पणी किया हुआ है। आपने अपने नेताओं के साथ क्या किया? बाबूलाल मरांडी 14 साल तक पार्टी से बाहर रहे। बाबूलाल मरांडी वो नेता है जो राज्य बनने पर पहले मुख्यमंत्री बने थे, आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी। उनको मजबूर कर दिया आपने पार्टी छोड़ने के लिए। तो जो बात आप कहना चाहिए, जो बात आप कह रहे हैं, किसको ये मुद्दा ही नहीं। किस एक भी झारखंड में किसी भी जिले में मुसलमानों के द्वारा आदिवासियों की जमीन कब्जा करने का कोई विवाद नहीं। और अगर कोई विवाद है तो रघुवर दास की सरकार ने क्या किया? वो तथ्य ला दीजिए कि इन जिलों में माटी जमीन हड़पने का मुद्दा है, माटी छीनने का मुद्दा है। ये जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश, जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये हताश राजनीतिक दल का परिचायक है। अब मुद्दों की बात कीजिए। मुद्दों की बात आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि जिम्मेदारी बनती है इसके ऊपर। आपका परिवारवाद का मुद्दा फेल है, भ्रष्टाचार का मुद्दा फेल है, गवर्नेंस का मुद्दा फेल है। केवल यही तो स्थिति बची हुई है, क्या पोलराइजेशन करें? और पोलराइजेशन की स्थिति बनती नहीं है।
आप किसी भी संथाल परगना और कोल्हान के इलाके में तो आप भूल जाइए कि कहीं घुस भी पाएंगे। पिछले चुनाव में जबकि भी एक असर था भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी के प्रति भी लोगों का आकर्षण था, एक सीट नहीं मिली थी बीजेपी को, 14 या 16 सीटें हैं उस इलाके में सब। और दूसरी तरफ जो इंडिया दल समूह है वो मुद्दों की बात कर रहा है। आप हिंदुत्व के नाम पे पोलराइजेशन कर रहे हैं और वो कहता है कि हम सरना धर्म को मान्यता देंगे, हमारे लिए प्रमुख है, प्रकृति की पूजा हमारा तरीका है और उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। क्या काट है आपके पास? हिंदुत्व के अम्ब्रेला में जो आप सबको लेना चाहते हो तो संभव नहीं, लोग स्वीकार नहीं करते। मेरा अपना मानना यह है कि निर्वाचन आयोग का यह निर्णय, चाहे चुनाव टालने का, चाहे रश्मि शुक्ला डीजीपी महाराष्ट्र को हटाने का, इन दोनों निर्णयों से चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण रवैये का कोई समाधान नहीं होता। धीरे से लिया गया निर्णय है और उपचुनाव टालने का निर्णय तो कतई तर्कसंगत नहीं। यह सत्तारूढ़ दल या संसाधनों से युक्त राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने की कोशिश है। जी बिल्कुल, लाभ पहुंचाने की, सत्तारूढ़ दल को लाभ यानी फायदा पहुंचाने की कोशिश है। और उसमें क्या चुनाव आयोग अभी भी थोड़ा निष्पक्ष चुनाव करवाने की तरफ बढ़ेगा, एक बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अखिलेश यादव ने लिखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस ट्वीट में जो बातें वो कह रहे हैं, और ख़ासकर इस चुनाव को टालेंगे, और टालने वाली बात, चुनाव को टालना एक तरफ इधर उपचुनाव में, लेकिन दूसरी बात यहाँ की निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है क्या चुनाव आयोग, बड़ा सवाल। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ कहेंगे आप? और आज सुबह से चुनाव आयोग सुर्खियों में बना हुआ है, काफी चर्चा आप कर चुके अलग अलग कार्यक्रमों में, कैसे देखते हैं आप? जी राजीव जी, आज का दिन चुनाव आयोग के नाम रहा, एक तरीके से कहा जा सकता है, और कई मोर्चों पे चुनाव आयोग का नाम रहा। रश्मि शुक्ला का मसला भी आया, बॉम्बे हाई कोर्ट में फटकार लगी चुनाव आयोग को, वो भी आया, और झारखंड में जो हो रहा है उस पर भी चुनाव आयोग की खामोशी जो है उस पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो आज का दिन चुनाव आयोग के नाम राजीव जी एक तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन सवाल ये कि क्या चुनाव आयोग इन 2-3 झटकों से सुधर जाएगा और बिल्कुल ठीक निष्पक्ष काम करने लगेगा? ये तो खैर आने वाला समय बताएगा कि कितना असर हुआ है, कितना नहीं हुआ है, या ये फौरी असर हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आज निर्णय लिए गए हैं, खासतौर से विधानसभा उपचुनाव टालने के, अब बताइए केरल में एक विधानसभा जो है उसका उपचुनाव तो आप स्थगित कर देते हैं, वो 20 नवंबर को चला जाएगा, लेकिन जो लोकसभा सीट है जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहां क्या नहीं है पर उसका भी चुनाव आगे किया जाए? तो ये सवाल इस तरीके से उठ रहे हैं। तो यानी चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी थी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, तो वो चुनाव फिर जो थे वो आगे बढ़ा दिए गए, टाल दिए गए। लेकिन राजीव जी, आज प्रधानमंत्री जो जाकर बोले हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि शायद वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वरना वो इस तरीके की बातें नहीं करते। आपको बता रहे हैं कि अतिक्रमण हो रहा है, घुसपैठी आ रहे हैं, तो या तो अमित शाह से कुछ चल रही है मोदी जी की, क्योंकि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है शायद उन्हीं के अंडर में आती है, जी के अंडर में। तो अब ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर घुसपैठियों को घुसने दे रही है तो ये तो सीधे सीधे गृहमंत्री पर सवाल है। तो प्रधानमंत्री और मोदी जी और अमित शाह में लगता है कि मामला कुछ खटपट का है, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठी घुसा रहे हैं, और मोदी जी जो है सवाल कर रहे हैं कि यहाँ घुसपैठी घुसा रहे हैं। दूसरा राजीव जी, उन्होंने कहा कि ये बेटी की चिंता नहीं है, आदिवासियों पर जुल्म करते हैं। अब मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री भूल गए, वो जो सीमा पात्रा एक महिला मोर्चा की बीजेपी की नेता थी, वो रांची में ही पकड़ी गई थी, आदिवासी जो उनके यहाँ सहायिका थी उसको बुरी तरीके से उन्होंने प्रताड़ित किया था, वो उन्हीं की नेता थी भारतीय जनता पार्टी की, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये वो जाके एक तरीके से कहा जाए वो जख्म जो थे वो मोदी जी वहाँ हारे कराए हैं कि भाजपा के नेता जो आदिवासियों के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं। अब जब राहुल गांधी जाएंगे झारखंड तब उसका क्या जवाब देते हैं ये देखा जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जायब लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो अब उससे लगता है कि वहाँ मामला अब तेज हो रहा है और प्रधानमंत्री पर सवालों की बौछार होगी, और देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री आगे चलकर और कितना नीचे गिरते हैं। आज जितना गिरे थे इससे और ज्यादा नीचे गिरते हैं या यहीं पर टिक जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल।
यहाँ से आगे क्या कुछ होगा, इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो हो रही हैं। और खासकर चुनाव आयोग की चर्चा यहाँ पे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि चुनाव करवाता चुनाव आयोग है। उधर अमेरिका में भी चुनाव हो रहे हैं, कल वोटिंग है अमेरिका में। शुरुआत में उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। और अमेरिका में लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव है। और सबसे बड़ी बात कि एलन मस्क तक ने कह दिया है, पहले ही कहा था कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए और ईवीएम से नहीं होना चाहिए चुनाव, ईवीएम हैक हो सकता है। इसको लेकर हमारे यहाँ भक्तगण जो हैं वो कुछ और बातें करते हैं, कहते हैं वहाँ का जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको इंटरनेट से जोड़ा गया है, यहाँ अपने यहाँ का इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे भाई साहब, यहाँ का भी जोड़ा हुआ है। कैसे जोड़ा हुआ है? और वो ऑलरेडी बताया गया जब वहाँ चर्चा चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में इसी पर। और उसको पहले कहा जा रहा था कि ये डिवाइस जो है बिल्कुल स्टैंड अलोन डिवाइस है और इसको किसी से जोड़ा नहीं जाता है, जबकि इसको जोड़ा जाता है जिस समय इसमें सिंबल्स अपलोड होते हैं उस समय जोड़ा जाता है। उसके अलावा भी है, दो एक पहलू ऐसे हैं जहाँ पे इसको जोड़ा जाता है, लेकिन चुनाव करवाते वक्त नहीं होता है। लेकिन जो खेल करना है वो तो हो ही जाएगा। और वही आप इस बात को ऐसे इंजीनियरों से आप समझ सकते हैं जो लोग इस पे अंधभक्ति करते हैं, उनके लिए ये बात मैं कह रहा हूं। लेकिन चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए डॉक्टर राकेश पाठक जी। और कैसे निष्पक्ष हो चुनाव, क्या आखिर किया जाए, क्या विपक्षी दल करें कि कम से कम ये जो अलग अलग सबकी दलीलें अपनी होंगी। हमारे देश में अभी देखिए ट्रंप साहब जीते हैं, इसकी खुशी ये इच्छा जाहिर की जा रही है। हमारे देश में ये नहीं, अभी तक तो आप भारतवंशी, भारतीय मूल के, इसको लेके आप खुश होते थे, लेकिन एक भारतीय मूल की महिला वहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने अमेरिका में, इसकी ये चिंता आपको नहीं है इसलिए, और ये आप नहीं चाहते इसलिए क्योंकि वो डेमोक्रेट है। आपको रिपब्लिकन चाहिए, आपको अपने हिसाब से चाहिए, आपको राइट विंगर चाहिए। ये तो साफ दिख रहा है कैसे देश में बटेंगे बटेंगे बटेंगे, कटेंगे वटेंगे बाद की बात है। आपने बांट दिया अपने समाज को, लेकिन यहां चुनाव आयोग जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है ना डॉक्टर राकेश पाठक जी? थोड़ी सी बात अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की कर लेते हैं। आज मैंने बड़े विस्तार से लिखा भी है। सबसे बड़ा सवाल तो जो एक नागरिक के नाते मुझे लगता है कि अमेरिका 250 साल बाद भी आज तक किसी महिला को अपने देश का मुखिया नहीं चुन सका है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था ग्रेट ब्रिटेन की गुलामी से। कई मजेदार उसमें तथ्य हैं कि उस वक्त लुई 15वें ने, फ्रांस के सम्राट ने, अपनी फौज भेज दी थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए। वो फौजी जब लौट कर आए तो स्वतंत्रता का स्वाद चक्कर आए थे, तो फ्रांस में राज्य क्रांति में शामिल हो गए। 250 साल में पहली बार एक महिला को प्रत्याशी बनाया गया था, हिलेरी क्लिंटन को, वे भी नहीं जीत पाएंगे। तो मैं एक नागरिक के तौर पर, विश्व नागरिक के तौर पर यह सोचता हूं कि अमेरिका जो दुनिया को समानता और आधुनिकता का संदेश देता है, वो अपने देश में एक महिला को कब अपना मुखिया चुन सकेगा? 7 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। और हमारे यहाँ पूजा हो रही है, आरती हो रही है, बाबा लोग डोनाल्ड ट्रंप के तस्वीर पर माला चढ़ाकर यज्ञ कर रहे हैं। पहले भी किया था, लेकिन तब हार गए थे डोनाल्ड ट्रंप। एक बार दिल्ली में यज्ञ हुआ था, आपको याद होगा। तो मेरी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि यहाँ जो पूजा पाठ हो रही है वही प्रत्याशी जीतता है, या अमेरिका पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति चुनता है। अब हम भारत के चुनाव पर लौटें तो आपने बहुत सही सवाल पूछा कि ऐसा क्या किया जाए, विपक्ष क्या करे। हम और आप जैसे लोकतंत्रकामी लोग, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं इस वक्त इस पटल पर, हम लोगों की चिंता लोकतंत्र है, संविधान है। हम यही कर सकते हैं जो इस वक्त कर रहे हैं कि जब भी चुनाव हो, हम चुनाव के पारदर्शी और निष्पक्ष होने की बात करें। सरकार और चुनाव आयोग जिस तरह चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें करते हैं, उस पर सवाल उठाएं। जैसे हो सकता है हम लोग कल चर्चा कर चुके हों, लेकिन उसे भी आज जोड़ देते हैं एक बार फिर से कि अभी झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी की बात कही, समान नागरिक संहिता की। आदिवासियों को उससे अलग कर दिया है क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। देश में कम से कम 61 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जहां आदिवासियों का प्रभुत्व है। 47 सीटें तो आरक्षित है एसटी के लिए। इसलिए उत्तराखंड में जब उनकी सरकार समान नागरिक संहिता का बिल लेकर आती है तो वहां भी आदिवासियों को उससे अलग रखती है।
तो ये कैसी संहिता है जिसमें नागरिक नागरिक के बीच में भेद किया जाए? मूल उद्देश्य ऐसे नारों, ऐसी योजनाओं के पीछे होता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर दिया जाए। समान नागरिक संहिता का जब भी ढोल पीटा जाता है तो बहुसंख्यक समाज को ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा कानून आने वाला है जिससे मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो जाएगी। वे भूल जाते हैं कि ऐसा कोई कानून समाज के तमाम तबकों की अपनी परंपराओं, संस्कृति, रीति रिवाज को खत्म करने वाला साबित होगा। आदिवासियों को इसीलिए वे उससे अलग कर देते हैं क्योंकि वहां पर आज भी कई ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। खासतौर से बहुविवाह की बात होती है, एक से अधिक शादियां। इस देश में सामान्य तौर पर लोग समझते हैं कि मुसलमानों में तो न जाने कितने लोग होते हैं जिनकी 4-4 पत्नियां होती हैं, जबकि हमें और आपको शायद जिंदगी में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसकी 4 पत्नियां हो। उधर उत्तराखंड में कई ऐसी जनजातियां हैं 1967 में जिनको शामिल किया गया जनजातियों में जौनसारी है, बोक्सा है, राजी है, थारू है, भूटिया है, कई जनजातियां ऐसी। उत्तर पूर्व के राज्यों में कई जनजातियां ऐसी जहां आज भी बहुविवाह है, वहां स्त्रियां एक से अधिक पति रख सकती हैं। इसलिए जब भी सरकार ऐसी पहल करती है तो उन्हें मालूम है आदिवासियों के वोट खो देंगे, उससे अलग कर देते हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त झारखंड में अमित शाह का ये कहना कि हम यूसीसी लेकर आएंगे, प्रधानमंत्री का बांग्लादेशियों की घुसपैठियों का राग अलापना, तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि चुनाव को वे अपने आजमाए हुए तौर तरीकों से ही लड़ रहे हैं। आपके सवाल का उत्तर यह है कि विपक्ष को अपने मुद्दों पर अड़े रहना चाहिए। जिस तरह इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, जेएमएम या बाकी के जो दल है या महाराष्ट्र के उनके बाकी घटक दल, वे मुद्दों की बात कर रहे हैं, वे रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात करते हैं, सांप्रदायिक समरसता की, सद्भाव की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कहां से कहां पहुंच गए हम लोग पहले चर्चा कर ही चुके हैं। मुझे लगता है यही एक तरीका है इनसे निपटने का। किसी भी सूरत में विपक्ष को उनके पिच पर जाकर नहीं खेलना चाहिए, अपने ही मैदान में अपने ही तौर तरीकों से चुनाव लड़ना चाहिए और वो सफलता दिला रहा। लोकसभा चुनाव इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, शानदार सफलता हासिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिलिस्म खत्म हो गया, उनका दल, उनका गठबंधन कहां से कहां आ गया। 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पर सिमट गए। मुझे लग रहा है इन 2 राज्यों के चुनाव में भी अगर विपक्षी गठबंधन अपने मुद्दों पर अड़े रहे तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की ये सांप्रदायिक राजनीति इस बार परवान चढ़ने वाली नहीं। जी राजीव जी, क्या कहेंगे आप प्रशांत टंडन जी? यही बात मैं कह रहा था कि सांप्रदायिक राजनीति क्यों कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो बहुत चंपई सोरेन को लेकर बहुत आहत है प्रधानमंत्री जी, तो घोषणा कर दे कि मुख्यमंत्री बनेंगे वो, या उनके पास तो चंपई सोरेन के अलावा 3 और पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी नेता हैं। घोषणा कर दें, कल घोषणा कर दें कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो हम किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये नहीं बनाएंगे और ना कमिटमेंट करेंगे। ये केवल हिंदू मुसलमान में या घुसपैठिए करके वो उलझाना चाहते हैं ताकि आदिवासी अपना हक न मांगे। और करना इनको वही है जो छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, जो हंसदेव के जंगल में कर रहे हैं, वही वो झारखंड में करना चाहते हैं। वो सर्किल, वो जो ट्रायंगल है, अडानी ट्रायंगल जिसको मैं कहता हूँ, वो अडानी ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड भी। अगर उनको वाकई, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर उनको चंपई सोरेन की बहुत चिंता है तो घोषणा कर दे कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री वो बनाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और बड़ा सीरियस बात कही है। चुनाव आयोग के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है कि विपक्षी लोग चाहते हैं कि घुसपैठिए उनको वोट करें। ये घुसपैठिए अगर हैं, पहली बात कि बीएसएफ के रहते हुए आके से गए, उसका जिम्मेदार क्या कौन है, जो राकेश भी उठा रहे मामला। लेकिन घुसपैठिए वोटर लिस्ट में कैसे आ गए, वो मतदाता सूची में कैसे आ गए घुसपैठिए? चुनाव आयोग क्या कर रहा था?
मतदाता सूची तो हेमंत सोरेन नहीं बना रहे, मतदाता सूची तो राहुल गांधी नहीं बना रहे, मतदाता सूची तो राजीव कुमार बना रहे हैं जो आपके बड़े खास हैं। तो वो घुसपैठियों को मतदाता सूची में कैसे आ गए वो? जी। ये बड़ा गंभीर आरोप वो अपने ही चुनाव आयोग के ऊपर लगा रहे हैं, जो उनका मददगार भी कई बार रहता है। अभी हम लोगों ने चर्चा की है। दूसरी बात कि अगर ट्राइबल की आपको जो इनका नैरेटिव है, आप वनवासी कहते हैं, अभी आप राहुल गांधी के दबाव में आप कह रहे हो उसको उनको आदिवासी। अभी तक तो आप वनवासी कहते आए, वो वनवासी नहीं है भाई। आज की तारीख में आदिवासी समाज के लोग वाइस चांसलर हैं, एम्स में डॉक्टर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, भारत की राष्ट्रपति भी हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो उनको वनवासी कहकर उनको उसी नैरेटिव का या उसी भाषा का इस्तेमाल है जो एक टीवी चैनल का एंकर कर रहा था कि हेमंत सोरेन जंगलों में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो एसयू में कैसे चलते हैं, वो हवाई जहाज में कैसे चलते हैं। तो आपकी जो विचारधारा, मूल विचारधारा थी, वो वनवासी उनको कहने की थी। और अगर बड़ी चिंता है तो आप किसी को घोषणा कर दें। दूसरा कि महाराष्ट्र के चुनाव में राजीव जी, असली जो अब परेशानी का कारण सबसे बड़ा बीजेपी का है। लोकसभा के चुनाव में शिवसेना शिंदे का स्ट्राइक रेट अच्छा था। अच्छा इसलिए हो गया था कि लोकसभा के चुनाव में नेशनल मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दे थे, और राष्ट्रीय मुद्दों पर लोगों ने मतदान किया था। जहां उनको जो अच्छा लगा राष्ट्रीय मुद्दों के हिसाब से उन्होंने बीजेपी को, जो लोग बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री द्वारा बनाना चाहते थे, उन्होंने एकनाथ शिंदे को भी वोट दिया। अब महाराष्ट्र में असली शिवसेना और नकली शिवसेना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब वो वहां का चुनाव है। महाराष्ट्र के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता को अब ये तय करना है कि असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है। गद्दारी वहां पे एक बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, अगर आप तमाम विपक्षी नेताओं के भाषणों को अगर आप सुनेंगे तो वो बार बार गद्दारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गद्दारी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी गाली मानी जाती है वहां के समाज में, कहीं पे भी, लेकिन महाराष्ट्र में तो खासकर मराठा समाज में। तो जो एक बड़ा मुद्दा जो है वो वहां पे इस बार एकनाथ शिंदे की परफॉर्मेंस जो है उससे प्रभावित होगी, क्योंकि असली शिवसेना और नकली शिवसेना, असली एनसीपी और नकली शिवसेना एनसीपी और गद्दारी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। दूसरा कि रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन इनके लिए बड़े सर की दर्द है। जो मनोज जरांगे का आंदोलन है उसका बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही। इनके पास जवाब है ही नहीं। और महाराष्ट्र वो जगह है राजीव जी, मैं तो 6 साल वहां रह चुका हूँ, जहाँ पे सामाजिक चेतना, सामाजिक न्याय बहुत गहरी जड़ें हैं। वहां पे 150 साल पुराने जड़ें हैं। बाकी जगह तो बाद में गया। महाराष्ट्र तो आंदोलनों की, सामाजिक आंदोलनों की भूमि है जी। वहां पे हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। वहां पे जो मुद्दे हैं वो काम करेंगे। तो अगर बहुत ज्यादा निर्भरता अगर हिंदू मुसलमान पे करेंगे बटों के कटों के टाइप में, तो महाराष्ट्र में बहुत ही आश्चर्यजनक नतीजे वहां से आने वाले हैं। और एक आखिरी बात कि देखिए, महाराष्ट्र का और झारखंड के चुनाव भी, और खासकर उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा के चुनाव, ये तय करेंगे कि मोदी साहब की आगे की राजनीति क्या होगी। उसी कड़ी में रश्मि शुक्ला को लगाया गया था। वो गारंटी चाहते हैं और वो सब कुछ करेंगे वहां पे, लेकिन महाराष्ट्र का माहौल बहुत फर्क है। हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहां पे राजनीति किस तरफ चल रही है।
लेकिन बीजेपी के लिए वहां पे परेशानी है। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए परेशानी है। तभी तो बीजेपी ने अपने सो कॉल्ड, जैसे विपक्ष ने बोला था, रश्मि शुक्ला को वहाँ लगा रखा था, लेकिन रश्मि शुक्ला को वहाँ हटाना पड़ा, डीजीपी को हटाना पड़ा। 2 साल के एक्सटेंशन पर रश्मि शुक्ला हैं और उनको हटाया गया है। और उसके बाद अब चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी से 3 नाम मांगे हैं। उन 3 नामों में से एक नाम दिया जाएगा। ये चुनाव आयोग ने सुबह जब हटाया है उसके बाद ये नाम की बात हुई है। जानना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, यहाँ चुनाव आयोग की हम बात कर रहे हैं और चुनाव की बात, उसमें भी आप देख लीजिए लोकसभा का चुनाव हो या उससे पहले के चुनाव हो, आखिर क्या कारण है कि ये सारी चीज़ें हम आप और ऐसे तमाम लोग इस पर डिस्कशन करते, चर्चा करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग अपने ढंग से अपने रवैये में बदलाव नहीं करता और उसी हिसाब से काम, निष्पक्षता की झलक यहाँ नहीं दिखाई देती है। ये बात तो सबको, कितने यहाँ विरोध हो गए, प्रतिरोध हो गए, सब कुछ हो गया, हम लोगों ने देखा है। उसके बाद भी अगर इसी ढंग से अगर चलता रहा तो फिर चुनाव पर भरोसा कैसे किया जाएगा? राजीव जी, चुनाव निष्पक्ष हो, इसकी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की ही है। उसके बाद जिम्मेदारी सरकार की है, सत्तारूढ़ दल की भी है। लेकिन हमेशा चुनाव की निष्पक्षता को लेकर जब भी बातें होती है कि चुनाव सही ढंग से नहीं हो रहे हैं, इल्जाम लगा देते हैं विपक्ष पे या दूसरे दलों पर, तो ये बात थोड़ी खटकने वाली है। जिस तरह की बातें चुनाव आयोग को करनी, जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए, जो काम चुनाव आयोग को तत्काल कर लेना था, वो चुनाव आयोग काम करता है, फैसले लेता है चुनाव मतदान की घड़ी नजदीक आने के बाद। तो जो फैसले पहले ले लेने थे, महीने 2 महीने पहले जब चुनाव होने वाले थे, तभी चुनाव आयोग तय कर देता, चुनाव की घोषणा के साथ ही तय कर देता कि इन अधिकारियों को हटाओ। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो इंतजार करता है कि कब उसे सिग्नल मिले, कब उससे कुछ करने के लिए कहा जाए, तब वो जाके काम करता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात भी लगे हाथ करना चाहता हूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी दूसरे देशों से, आसपास के देशों से शरणार्थी आते हैं या घुसपैठी आते हैं, तो वो हमेशा बीजेपी की सरकार रहते हुए ही क्यों आते? जब बीजेपी की सरकारें नहीं होती तब नहीं आते, ऐसा क्यों होता? तो हेमंत सोरेन का सवाल जायज है। उन्होंने यही पूछा है कि बांग्लादेश की भगाई गई प्रधानमंत्री को किसने यहाँ पे रहने के लिए अनुमति दी? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि मुजीब की बेटी को यहाँ रहने दिया जाए? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछा गया था? तो सवाल यह कि जिन कामों, जो काम सरकार को करने चाहिए वो काम दूसरों पे ढोल देती है। जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए, चुनाव आयोग खर्राटे लेता रहता है और एर मौके पे उसे याद आती कि अरे भाई कार्तिक पूर्णिमा है, अरे भाई छठ का पर्व है। तो ये उनको क्या पहले पता नहीं था? जो शुक्ला जी भी कह के गए, सुनील शुक्ला जी, की हमारे देश में तो ये पंचांग तो सैकड़ों साल पहले ही बना के बताई जा सकती है। 2124 का भी बताया जा सकता है कि 2124 में 13 नवंबर को कौन सा त्योहार आएगा, कौन सा वार होगा, क्या तिथि होगी। तो इतनी साधारण सी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। और इन सब चीजों के जरिए 2 काम करना चाहते हैं। एक तो लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं और दूसरा चुनाव को जटिल बनाना चाहता है चुनाव आयोग, ताकि जो लोग साधनहीन उम्मीदवार हैं उनके सामने परेशानी खड़ी हो और वे मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाए। मुझे ये लगता है चुनाव आयोग की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष हों, सही तरीके से हो और सही वक्त पे हो। सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी है, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है, नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं। नागरिक अपना काम करेंगे कि चुनाव आयोग का काम देखेंगे? चुनाव आयोग को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। हाँ, आम नागरिक ये देखेगा कि अगर कोई गलत बात हो रही है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। लेकिन आम नागरिक के भरोसे छोड़ के कि आम नागरिक ये बात करेंगे, लोग ये सरकार ऐसी बात करती है, बड़ी हास्यास्पद। जो काम चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग को करना चाहिए। जो काम प्रशासन का, उसे करना चाहिए। और सरकार को चुनाव में, चुनाव आयोग में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
जो परंपरा शुरू में रही है कुछ चुनावों में, वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। और अब चुनाव आयोग का एकमात्र काम यह है कि अपने आकाओं के इशारों पर चुनाव करवाना और उन उम्मीदवारों को विजय दिलाना जो जिनके तरफ इशारा किया जाता है। तो ये धारणा अगर चुनाव आयोग के बारे में बनती है तो ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी पराजय है और हमारे तंत्र की नाकामी है। राजीव जी। जी बिल्कुल, तंत्र की नाकामी, इसी तंत्र के से बंधे हुए चुनाव आयोग और आप देख रहे हैं कि निष्पक्षता का भाव यहाँ दिखाई नहीं देता। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बार बार चुनाव आयोग के ऊपर उंगलियाँ क्यों उठ रही हैं और चुनाव आयोग आखिर है कहाँ। एक सप्ताह पहले आप 13 तारीख के चुनाव और 14 सीटों पे आप उसको बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि उपचुनाव 48 सीटों पे, 48 सीटों जो विधानसभा के हैं उस पर और 2 सीटें लोकसभा की, इस पे चुनाव हो रहे हैं। 50 उपचुनाव हो रहे हैं और उसके अलावा 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। इनमें से 14 जो उपचुनाव हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 9 सीटें, पंजाब की 4 सीटें और केरल की 1 सीट, इन पे आप 13 की जगह आप चुनाव करवा रहे हैं 20 तारीख को। क्या बाकी जगहों पे अगर कार्तिक पूर्णिमा या ऐसे ही त्यौहार हैं तो क्या ये त्यौहार झारखंड के लिए नहीं है? हमारे साथी अभी बोल भी रहे थे, क्या ये ये त्यौहार दूसरे राज्यों के लिए नहीं है जहां जहां आप करवा रहे हैं उपचुनाव? झारखंड में तो पूरे चुनाव हैं, उसके अलावा उपचुनाव भी हैं, तो इन राज्यों में क्या ऐसे त्यौहार नहीं हैं? ये क्या इस देश के राज्य नहीं हैं? क्या ये अमेरिका में चुनाव हो रहा है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। अमेरिका के चुनाव की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल अमेरिका में चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव 5 तारीख है कल। उसका लगातार हम कवरेज आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद तुरंत वहां काउंटिंग शुरू हो जाती है, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। और इसके बाद फिर इलेक्टोरल जो कॉलेज का चुनाव होगा जनवरी के महीने में, और उसके बाद 20 जनवरी को आप जानते हैं कि राष्ट्रपति वहां शपथ लेते हैं, लेंगी या लेंगे वो देखा जाएगा, क्योंकि कमला हैरिस हैं और उनके सामने हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए, ये सब अमेरिका की बात। लेकिन यहाँ अमलेंदु उपाध्याय जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे, और चुनाव आयोग की ही चर्चा। ये जो आज ये चल रहा था, एक मज़ेदार तथ्य जिसकी शुरुआत में मैं जिसका जिक्र कर चुका हूँ, ये 30 तारीख को 11 बजे चुनाव आयोग ने अचानक विंडो क्यों बंद कर दिया महाराष्ट्र में? राजीव जी, यही सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि भाई आपको इतने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहां से हो गई कि 11 बजे जब दफ्तर खुलने का समय होता है आपने दफ्तर बंद कर दिया। यही सवाल चुनाव आयोग से पूछा गया। तो चुनाव आयोग ने जो तर्क दिया राजीव जी, वो और ज्यादा हास्यास्पद था। चुनाव आयोग ने कहा कि जो गए थे वंचित विकास अघाड़ी के जो प्रत्याशी गए थे कि साहब इन्होंने अपने जो फॉर्म दाखिल किया उस पे इन्होंने अपने आपराधिक इतिहास और वित्तीय विवरण दर्ज नहीं किए थे। तो हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर इन्होंने अपने ये कागजात में ये विवरण दर्ज नहीं किए थे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं किया जाना चाहिए था। आपने तो इसको एक्सेप्ट किया और आपने इस आधार पर खारिज किया कि 11 बजे के बाद ये इन्होंने दाखिल किया, तो इसलिए आपने उसको खारिज कर दिया। तो आप हमको पूरी लिस्ट दीजिए कि आपने कितने लोगों के इस तरीके से खारिज किए। राजीव जी, हम लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की थी कि जो एक चंद्रपुर जिला है अकेला, उस चंद्रपुर जिले में 32 नॉमिनेशन खारिज किए गए, 32 पर्चे एक जिले में। इसी तरीके से अमरावती जिले में 40 से 41 पर्चे खारिज किए गए। बड़े पैमाने पर पर्चे खारिज करने की सूचनाएं महाराष्ट्र से आई हैं। अब वो क्या है, आज ही जो बीजेपी के कई बार के विधायक और 2 बार के पूर्व सांसद रहे गोपाल शेट्टी, उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया है। उन गोपाल शेट्टी के घर शनिवार को देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे, उनको जाके मनाने की कोशिश की थी। मनाया था या धमकाया था ये हमें नहीं पता। जो फोटो पोस्ट किया गया उसमें ये कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस गए थे उनको मनाने के लिए, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। तो ऐसे कई गोपाल शेट्टी जो थे, बताया जाता है लगभग 80 के आसपास गोपाल शेट्टी जो थे वो खड़े हुए थे पूरे चुनाव में महाराष्ट्र में। चूंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लोगों को एडजस्ट किया गया, उसमें अपने लोग घुसाए गए, उसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का नुकसान हुआ। तो वो सब विद्रोही होकर के चुनाव लड़ने लग गए थे। तो जो पर्चे खारिज किए गए, हो सकता है उनमें बहुत से पर्चे खारिज होने वाले या ऐसे लोग भी हों जो बीजेपी के और बागी प्रत्याशी हों। ये चीजें भी कुल मिलाकर हो सकती है। तो ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति चुनाव आयोग को जो तरीके से होती रहती है, यही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति चुनाव आयोग को महाराष्ट्र में हो गई कि 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पर्चा जमा करने का अंतिम समय तय कर दिया जाए।
यानी दफ्तर जब पूरे दिन खुलता है और वैसे भी राजीव जी कहीं भी होता है तो 4 बजे का समय होता है आखिरी, कि 4 बजे तक आप अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं, लेकिन वहां 30 अक्टूबर को 11 बजे कर दिएगा। ये ठीक उसी तरीके का काम है राजीव जी, जैसा कि राजीव कुमार जी ने कहा था कि आप लोग कब से 8 बजे देने लग गए चुनाव परिणाम, हमने तो गिनती 8:30 बजे शुरू की थी। अब यही राजीव कुमार जी आगे बताएं कि भाई ये क्या है कि 11 बजे तक क्यों पर्चे जो आखिरी आपने समय तय कर दिया। तो राजीव कुमार जी को बहुत विज्ञान की प्राप्ति होती है, चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त है, संवैधानिक संस्था के मुखिया हैं, उनके खिलाफ कोई अभी कोई कार्रवाई कर नहीं सकता है। सरकार के साथ वो खड़े हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती के साथ उनका समर्थन करते हैं, उनके समर्थन में आकर बोलते हैं, 2 बार बोल चुके हैं प्रधानमंत्री। तो राजीव कुमार जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति ऐसी हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। वो तो अच्छी बात है कि उन्होंने 11 बजे का समय दिया, अगर वो सुबह 5 बजे का दे देते तो कोई रोक लेता क्या उनको? तो ये तो उनकी बड़ी कृपा है कि 11 बजे तक का समय दिया राजीव कुमार जी ने, कि 11 बजे तो है वो आप अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं 11 बजे तक। वो कह सकते थे कि सुबह 5 बजे तक आप दाखिल कर सकते हैं। तो ये तो राजीव जी चुनाव आयोग है, वो कुछ भी कर सकता है, बहरहाल उस पर सवाल उठे, कल उनको जवाब देना है चुनाव आयोग को। लेकिन इसका असर एक ये हुआ राजीव जी कि चूंकि ये बात कही गई थी कांग्रेस की तरफ से कि अगर रश्मि शुक्ला को नहीं हटाया गया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, अदालत जाएंगे। और जिस समय बॉम्बे हाईकोर्ट में ये सुन रही थी और जैसे ही पूछा हाईकोर्ट ने कि आपको दिव्य विज्ञान कहां से प्राप्त हुआ कि 11 बजे तक ही किया जाता है और आप हमको पूरी लिस्ट दीजिए, ठीक उसी समय रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर मतलब उनको हटाए जाने की खबर आ गई चुनाव आयोग की तरफ से। तो समझा जा सकता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो सवाल उठाया, इसको लेकर ये समझ में आ गया चुनाव आयोग को कि रश्मि शुक्ला का मामला गंभीर हो सकता है और ये भी अदालत जाएगा तो बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपने जो तर्क दिया था, जैसा कि संजय राउत ने बताया कि भाई आपने जब झारखंड का हटाया और महाराष्ट्र के डीजीपी को जब हटाने की बात की तो कहा गया कि झारखंड मतलब इसके डीजीपी को हटाने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। अगर वो आपके पास तब अधिकार नहीं था तो आज आपने किस अधिकार से हटा दिया? तो ये भी सवाल है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो चुनाव आयोग के ऊपर उठ रहे हैं। जी, बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग पर, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है और चुनाव आयोग को यहाँ पर अपनी विश्वसनीयता, भरोसा कायम करनी होगी और यहाँ से चुनाव निष्पक्ष दिखे ये भी दिखाना होगा। क्योंकि चाहे पिछले चुनावों को देख लीजिए आप, लोकसभा के चुनाव हों या उससे पहले के चुनाव हों या बाद के चुनाव, जिसमें खासकर हरियाणा के चुनाव पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं और उससे एक विश्वास टूटा है। इन सबको जोड़ने के लिए चुनाव आयोग को आगे आना होगा और अगर चुनाव आयोग आगे नहीं आएगा तो देश की जनता तो आगे आएगी ही। आप जानते हैं कि जब समय आया है तो देश की जनता बाहर आई है, सड़कों पे आई है। क्या आप चाहते हैं कि वैसी नौबत आए? ये चुनाव आयोग को सोचना होगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी और डॉक्टर राकेश पाठक जी, साथ में